गुड मॉर्निंग क्लास 11। देखिए हम लोगों का लेसन चल रहा था क्या, सुमित्रा नंदन पंत की वे आँखें। तो चल रहा, देखिए लिखा है बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी, उजरी उनके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो इसमें महाकवि पंत जी कहते हैं कि किसान कर्ज लेते समय, किसान जो है कर्ज लेता है, जब कर्ज ले लेता है तो ये समझिएगा कि वो अपना सब कुछ गंवा बैठता है। उसका कर्ज अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसकी आंखों की नींद जो थी, नींद समाप्त हो गई और उसका सारा सुख चैन जो था वो समाप्त हो गया। अब देखिए व्याख्या लिखने हैं कि लगान चुकाते समय जो मतलब ब्याज, जो व्यक्ति जो होता है महाजन से कर्ज ले लेता है, महाजन से जो कर्ज लेता है उसको चुकाते समय किसान इतना कर्जदार हो गया कि उसका घर जो उसने गिरवी रखा था वो भी बिक गया। लिखा है बिका दिया घर द्वार। महाजन जो है ब्याज देते समय क्या करते हैं, घर जो उनका होता है वो अपने पास गिरवी रख लेते हैं और उससे साइन करवा लेते हैं, ये तुमने ब्याज दिया तो दिया, नहीं दिया तो ये हमारा हो जाएगा। तो लिखा है बिका दिया घर द्वार, लगान चुकाते चुकाते किसान इतना कर्जदार हो गया कि उसका घर जो उसने गिरवी रखा था वो भी बिक गया, वो भी बिक गया और महाजन का ब्याज चुकाने में उसका सब कुछ समाप्त हो गया। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और महाजन ने अपने ब्याज के लिए उसकी मतलब उसको ब्याज चुकाने में उसके घर की एक एक पाई बिक गई। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी, यहाँ तक कि बैलों की जोड़ी जो उसके पास थी वह भी नीलाम हो गई, क्योंकि कर्जे में किसान जो था कर्जे में डूब चुका था। उसकी आँखों में बार बार वही बैलों की जोड़ी घूम रही है। लिखे रह रहे आँखों में चुभती, कुर्क हुई, कुर्क माने होता है नीलाम हो गई, बरघों की जोड़ी मतलब बैलों की जो जोड़ी थी वो भी नीलाम कर दी गई, वो भी नीलाम हो गई, क्योंकि किसान जो था कर्ज में डूब चुका था। उसकी आंखों में बार बार बैलों की जोड़ी घूम रही है, जिससे कि वह खेतों में हल जोतता था। तो उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, उनकी जो गाय थी उसका नाम था उजरी अपने नज़दीक किसी को आने नहीं देती थी कि ताकि उसे कोई दुहने ही नहीं आए। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कहते हैं किसान के जो सुख के जो दिन हैं अब सब बीत चुके हैं, अब उसकी ज़िंदगी में क्या रह गया, केवल सूनापन रह गया है, सूनापन शेष रह गया है। उसके जीवन में चारों तरफ नीरसता ही नीरसता दिखाई देती है। अब तो उसका जीवन जो है कैसा हो गया, वीरान सा, अब उसका जीवन वीरान सा हो गया है। तो इसमें मानक भाषा का प्रयोग किया गया है, शब्दों का चमत्कारिक प्रयोग द्रष्टव्य है, विषयों के अनुरूप शब्दों व भाषा का चयन किया गया है, छंदबद्धता और लयात्मकता विद्यमान है। तो आगे देखिएगा, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब गए कुएं में मरी एक दिन। तो घरनी मीन्स क्या होता है, पत्नी, बिना दवा दर्पण की, घरनी मीन्स होता है पत्नी, स्वर्ग चली, स्वर्ग मीन्स स्वर्ग जाना, देख रेख के बिना दुधमुही माने होता है जो बच्चा दूध पीता है, छोटा सा बच्चा, बिटिया 2 दिन बाद गई मर, पतोहू घर में विधवा रही, पतोहू माने होता है जो बेटे की जो पत्नी होती है उसको कहते हैं। लक्ष्मी जी यद्यपि पति घातिन मतलब पति को मारने वाली, पति घातिन मीन्स होता है पति को मारने वाली के कहते हैं। प्रस्तुत पर जो पद्यांश है उसमें कवि पंत जी ने किसान का जो परिवार है, किसान के परिवार का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। लिखे बिना दवा दर्पण के घरनी,
स्वर्ग चली आंखें आती भर। कहते हैं किसान के पास घर में खर्च करने के लिए एक बूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसकी पत्नी जो थी वो बीमार हो गई, है ना, बिना दवा दर्पण के घर में, बिना दवा दारू के उसकी जो पत्नी थी वो बीमार हो गई और बीमार हो गई। दवा लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और समय पर जब दवाई ना मिली तो समय पर दवाई न मिलने के कारण वह मर गई, स्वर्ग चली गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। और किसान अपनी पत्नी के दुख से अत्यंत दुखी हो रहा है। किसान जो है अपनी पत्नी के दुख से बहुत दुखी हो गया। बिना देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कहते हैं कि किसान जो है अपनी पत्नी के दुख के कारण, मतलब पत्नी के दुख में अत्यंत दुखी हो रहा है। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो माँ के दूध पर ही आश्रित थी। माँ की मृत्यु के पश्चात बच्ची की देख रेख मतलब कोई कर नहीं पाया, देख रेख नहीं हो पाई। तो 2 दिन के बाद में उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू। कहते हैं किसान की पत्नी और बेटी, किसान की पत्नी भी मर गई और उसकी बेटी भी मर गई। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, यद्यपि वह उसे मतलब क्या कहा जाता है, पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, परंतु वह भी विधवा हो चुकी है। किसान की पत्नी और बेटी तो मर ही गई, पुत्र वधू घर में है, यद्यपि उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है, परंतु वह भी विधवा हो चुकी है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब गई में मरी एक दिन। कहते हैं कि विधवा हो चुकी है और उस पर कलंक लग चुका है कि तेरे ही कारण, और उस पर यह कलंक लगा कि तेरे ही कारण पति की मृत्यु हुई है। इस अपमान को कहते पति यद्यपि पति घातिन, उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि तुमने ही पति को मार डाला है, उसके ऊपर आघात लगाया, कलंक लग गया है। तो इस कलंक को उसके कारण मतलब जो था वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाती है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने जो है उसको पकड़ करके मंगवाया, बोला कि मतलब उसको बुलाया गया, लेकिन वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और वो जा करके कुएं में कूद करके मर गई। खैर कुएं में कूद करके मर गई। इस प्रकार से किसान का जो पारिवारिक जीवन था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। घोर कष्टों और मुसीबतों को सहन करने के लिए वह मजबूर हो जाता है। ठीक है, इसमें तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अनेक स्थलों पर उपवाद अनुप्रास की छटा विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। ठीक है, आगे देखो। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती जाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक शिरदर्श बन जाती। तो कहते हैं कि जोरू मीन्स क्या होता है। खैर पैर की जूती जोरू मीन्स होता है पत्नी, गुलाम। जोरू मीन्स क्या होता है, जोरू मीन्स होता है पत्नी। सांप लौटते पर जवान लड़के की सुध माने उसकी याद करके, सांप लौटते फटती जाती। सांप लौटता है मतलब वह अत्यंत दुखी हो जाता है। और स्मृति माने होता है याद, श्रदस माने होता है श्रदस के समान। तीखी नोक श्रदस बन जाती। श्रदस माने होता है, श्रदस मीन्स होता है उसके समान, और स्मृति माने होता है याद। तो कवि पंत जी कहते हैं कि एक एक करके किसान का सारा जीवन जो था, किसान का सारा जीवन समाप्त हो गया। किसान का जो सारा जीवन मतलब कवि पंत जी कहते हैं एक एक करके किसान का सारा पूरा घर बार बिक जाता है। घर बिक गया, बैलों की जोड़ी बिक गई, उसका पति, उसका बेटा मर गया, उसकी पत्नी भी मर गई और उसकी बच्ची भी मर गई, सारे मर गए। खाली एक किसान ही किसान रह जाता है। तो उस कहता है पारिवारिक जीवन उसका समाप्त हो जाता है। पुत्र वधू के मरने पर कवि कहता है
पुत्र वधू के मर जाने पर वो कवि क्या कहता है, खैर पैर की जूती। यद्यपि जो स्त्री होती है पैर की जूती के समान होती है। जिस प्रकार से जूती के टूट जाने पर पैर की जो जूती होती है, पैर की जूती के टूट जाने पर न सही एक दूसरी आती, एक मर जाने पर दूसरी आ जाया करती है, दूसरी लाई जा सकती है। फिर एक स्त्री पर मर जाने पर नहीं, ठीक उसी प्रकार एक स्त्री के ठीक हो जाने पर दूसरी लाई जा सकती है, या फिर एक स्त्री मर जाने पर दूसरी ला सकते हैं। परंतु किसान पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती जाती। परंतु किसान अपने जवान बेटी की मृत्यु के बारे में सोच करके, परंतु किसान जो होता है अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सोच करके सांप लौटते फटती जाती। उसका जो कलेजा है वो बहुत दुखी हो जाता है, मृत्यु के बारे में सोच करके बहुत दुखी हो जाता है। देखिए, खैर पैर की जूती जोड़ू ना सही एक दूसरी आती। तो कहते हैं कि जो पैर की जो जूती होती है किसके समान होती है, स्त्री जो होती है पैर की जूती के समान होती है। और यदि एक स्त्री मर जाए तो दूसरी भी लाई जा सकती है, दूसरी भी लाई जा सकती है। पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती जाती। लेकिन कहते हैं उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई है, और जवान लड़के की मृत्यु सोच कर, मतलब इसको याद कर करके किसान जो है अत्यंत दुखी हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक कहलाती। कहते हैं कि किसान की आंखों में जो पिछला सुख है उसका, जब वो अपने पुराने सुखों को याद करता है, तो क्या होता है, क्षण भर एक चमक कहलाती। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। और क्योंकि किसान के दिन बहुत अच्छे थे, किसान का भरा पूरा परिवार था, और उसकी खेती होती थी, उसमें फसल हुआ करती थी, बैलों की जो, मतलब उसके पास एक बैलों की जोड़ी थी। और जब वह दिन किसान को याद आते हैं, पिछले सुख की स्मृति, जब वो किसान को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, तो उसकी आंखें क्या होता है, क्षण भर एक चमक कहलाती। उसकी आंखों में उसकी आंखें जो होती हैं प्रसन्नता से भर जाती हैं। परंतु उसी क्षण तुरंत शून्य में गड़ बहे चितवन। लेकिन दूसरे ही क्षण क्या होता है, वो किसान जो है निराश हो जाता है, और उसका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि वह आज जो उसकी स्थिति चल रही है उसमें वह बहुत दुखी है। ठीक है ना, वह आज की स्मृति में वह बहुत ही दुखी है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, तुरंत शून्य में गड़ बहे चिंतन, तीखी नोक रस बन जाती। कहते हैं कब वो होता है ना, क्या किसान होता है, जब वो अपने पिछले सुखों को याद करता है कि उसका भरा पूरा परिवार था, उसका बेटा था, उसकी पत्नी थी और एक बच्ची थी। बेटा मर जाता है, उसकी पत्नी भी मर जाती है, बच्ची भी मर जाती है, और उसके पास क्या होता है, एक बैलों की जोड़ी थी, और मतलब कि खेतों में अच्छा अन्न उपजता था। तो वो अपने जो पिछले सुखों को याद करता है, पिछले सुख की सुख की स्मृति, वह पिछले सुखों को जब वो याद करता है तो उसकी आंखों में एक प्रसन्नता भर जाती है। लेकिन तुरंत शून्य में, लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी आंखों में निराशा छा जाती है। क्यों? शून्य में गड़ बहे चितवन, दूसरे ही क्षण उसकी आंखों में निराशा छा जाती है और तीखी नोक से रस भर जाती है। परंतु उसी क्षण वह निराश हो जाता है और उसका मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जो आज की उसकी स्थिति है उसमें वह बहुत ही दुखी है। तो कहते हैं तत्सम शब्द प्रधान शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। तुरंत मीन्स तुरंत का होता है तुरंत, है ना। और देखिएगा तो तीखी नोक से रस बन जाती में आता है उपमा अलंकार। जूती जोरू की आता है उसमें आता है अनुप्रास अलंकार। जूती जोरू में आता है, दोनों में ना, तो आएगा अनुप्रास अलंकार। तीखी नोक श्रदस बन जाती,
तीखी नोक से रस बन जाती, यहाँ आएगा उपमा, उपमा अलंकार। इस प्रकार से जो लेसन है वे आँखें जो है आज कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। देखिए क्वेश्चन के आंसर समझाते हैं, लिखिएगा। देखिए लिखा है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, उन आँखों से डरता है मन, आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, आम तौर पर डर हमें किन बातों से लगता है। कहते हैं उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। डरते हुए भी कवि ने उन किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तो क्या तब भी वह कविता लिखता। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है, आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो कहते हैं आम तौर पर हमें अपने भविष्य पर और कष्टों और मुसीबतों से डर लगता है। आम तौर पर हमें डर किससे लगता है, हमें अपने भविष्य पर, कष्ट पर और मुसीबतों से डर लगता है। मुसीबतों से डर लगता है। आम तौर पर हमें किससे डर लगता है, मतलब हमें अपने भविष्य की चिंता रहती है, हमें अपने भविष्य की चिंता रहती है, हमें अपने कष्टों और मुसीबतों से डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। उन आँखों से मतलब होता है किसान की दुखमय स्थिति की ओर संकेत कर दिया गया है। किसान की दुखमय स्थिति की ओर संकेत किया गया है, मतलब उसकी आंखों में जो निराशा है, उसकी आंखों में किसान की जो दुखमय स्थिति है उसकी ओर संकेत किया गया है। बताइए कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। देखिए कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आँखों में केवल क्या है, अंधकार है, निराशा है, और उसमें मतलब निराशा है, उसमें आशा है ही नहीं, उसमें आशा ही नहीं है, इसलिए उसको उससे डर लगता है। देखिए डरते हुए भी कवि ने उन किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। कहते हैं डरते हुए भी कवि ने किसान की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया क्योंकि उसकी पीड़ा का वर्णन उसने इसलिए किया क्योंकि किसान की आंखों की पीड़ा को कवि ने महसूस किया है, अनुभव किया है उसने, इसलिए उसने वर्णन किया है। किसान की पीड़ा का उसने अनुभव किया है, इसलिए वो डरता है। ठीक, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब भी वह कविता तो करता, लेकिन कविता का विषय हो सकता है कोई और होता। तो कवि पंत जी ने इस प्रगतिवादी युग के शोषण व शोषित वर्ग को महसूस किया है। शोषण और शोषित वर्ग को उन्होंने महसूस किया है और उनको उन्होंने काव्य का विषय बनाया है। तो देखिए आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। आम तौर पर डर हमें लगता है अपने भविष्य से, अपने दुखों और कष्टों से हमें डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया। उन आँखों से किसान के मतलब जो दुख है, किसान की आँखों में जो दुख है उसकी ओर संकेत किया गया है। किसान की जो दुखमय स्थिति है उसकी ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसकी आँखों में अंधकार ही अंधकार है। उसकी आँखों में कोई भी निराशा नहीं है, कोई निराशा ही नहीं है, तो इसलिए उनको उन आँखों से डर लगता है। डरते हुए भी कवि ने उन किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। कवि ने उस किसान की आँखों में की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि किसान की जो पीड़ा है उसको उसने अनुभव किया है। किसान की पीड़ा को उसने अनुभव किया है, इसलिए उसे पीड़ा का वर्णन किया है। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। बिल्कुल लिखता। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तो भी वो कविता लिखता। हो सकता है उसके काव्य का विषय कुछ और होता। इसमें सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रगतिवादी युग के ये कवि लेखक हैं। तो प्रगतिवादी युग में मतलब शोषण और शोषित
जो शोषण करता है और शोषित वर्ग के लोगों का शोषण, युग के शोषण और वह शोषित वर्ग को उन्होंने महसूस किया है। इसीलिए उन्होंने उसको अपने काव्य का विषय बताया है। ठीक, अब देखिए कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बता दिया गया? किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया? तो कहते हैं कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार व सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। मतलब जमींदार को और किसको बताया गया है? सरकार को बताया गया है। क्योंकि यदि किसान लगान देखिए कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार को और भारत को जमींदार और सरकार को जिम्मेदार बताया है। क्योंकि किसान कर लगान देते अपना सब कुछ गंवा बैठता है। उसकी पारिवारिक और सामाजिक जो उसका जीवन है उसका शोषण हो जाता है। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। इसलिए स्वतंत्र भारत की सरकार ने किसानों की व्यवस्था उनकी अवस्था को सुधारने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया है। कहते हुए किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? भारत सरकार को और किसान और उसको जमींदार को बताया गया है। क्योंकि जमींदार से वो पैसा लेता है तो वो बेचारा किसान जो होता है लगान देते अपना सब कुछ गंवा बैठता है। उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है और उसके पास कोई फूटी कौड़ी नहीं बचती। इसलिए मतलब उन्होंने किसान को बताया गया कि भारत सरकार ने किसानों की व्यवस्था सुधारने का कोई भी सुधार नहीं किया है। किसानों की व्यवस्था सुधारने का उसने कोई भी प्रयत्न नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया? कहते पिछले सुख की स्मृति आँखों में एक ललक है लाती में किसान के उन दिनों के बारे में बताया गया है जब किसान का एक भरा पूरा परिवार था। उसके पास हल जोतने के लिए दो बैल भी थे, उसकी एक गाय भी थी, है ना। बैल थे, गाय थी, उसके खेत थे और फसलों को देख करके वह आनंदित हो जाता है। तो वह अपने पिछले सुखों के दिनों की याद करता है तो उसका मन जो है प्रसन्नता से भर उठता है। तो वही बताया गया है कि किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। पिछले सुख वही है उसके कि लाती है कि एक किसान जो होता है उन दिनों के बारे में उसको बताया गया है कि किसान का जब भरा पूरा परिवार था, उसके पास हल जोतने के लिए बैलों की जोड़ी थी और वह अपने किसान खेत थे, वह अपने फसलों को देख करके प्रसन्न हुआ करता था। वही पिछले सुखों की याद होती है। लिखा इस संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। उजरी उसकी गाय का नाम था। गाय जो थी वो कैसी थी? वो अपने पास किसी को आने नहीं देती थी। मतलब वही एक व्यक्ति था जो उसकी गाय धो सकता था। तो उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। तो इसमें संदर्भ में क्या लिखेंगे कि ये प्रगतिवादी युग का चित्रण करते हुए किसान की दयनीय अवस्था का मार्मिक यहाँ पर चित्रण किया गया है। किसान का जो है सब कुछ कर्ज में समाप्त होता है और उसकी बैलों की जोड़ी होती है वो भी नीलाम हो जाती है। तो इसका आशय क्या है? किसान के पास उजरी नाम की एक गाय थी। इस प्रतिदिन किसान उसे धोता था। अब उजरी भी जमींदार के पास चली गई और किसान से उजरी जो थी किसान के पास चली गई और वह किसान से अपरिचित हो गई। अब उजरी किसान को छोड़ करके किसी को अपने पास दूध दुहने नहीं आने देती। उसे भी अब किसान के बिना रहना पड़ता है, अलग से रहती है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाते। कहते हैं किसान का पुत्र जो जमींदारों के करिंदों के द्वारा मारा गया। किसान का पुत्र जो था जमींदार के जो करिंदे जो थे, जो उनके सेवक थे, उनके द्वारा उनको मार दिया गया था। उसके जीवन में चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके घर में या वीरानापन, उसके घर में
अब चारों तरफ वीरानापन ही दिखाई देता है। तो इसका आशय है कि किसान के घर में उसकी एक पुत्रवधू थी। यद्यपि लोग उसे लक्ष्मी का अवतार कहते हैं, लेकिन क्योंकि उसके आने से उसके पति की मृत्यु हो गई और इसलिए उसके ऊपर कलंक लग गया कि तुम पतिघातिन हो। इसी कलंक और बिछोह को सहने में असमर्थ पुत्रवधू ने कुएं में कूद करके उसने अपनी जान दे दी। ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट लिखा है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में वह चितवन तीखी नोक से रस बन जाती। कहते हैं किसान जब अपने पुराने दिनों की याद करता है, उन दिनों की याद करता है कि जब उसका भरा पूरा परिवार था, खेतों में वह उसके पास अपने खेतों में फसल उगाता था। उन दिनों में याद जब उसे आती है तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन तुरंत बाद ही उसकी आंखों में निराशा आ जाती है। मतलब वास्तविक स्थिति के बारे में जब वो सोचता है तो उसकी आंखों में तुरंत निराशा आ जाती है, क्योंकि वह सोचता है कि जमींदार के कारिंदों ने उसके पुत्र को मार डाला, उसकी पत्नी, बेटी और बिना दवा के मर गई, बैलों की जोड़ी भी नीलाम हो गई। वह एक शून्य में डूब जाता है और उसके दिल में निराशा छा जाती है, क्योंकि उसकी अत्यंत दयनीय दशा हो जाती है। क्या टाइम हो गया? क्यों? इसी 9:50। चलो 2 मिनट और चला क्या उसी के साथ। अच्छा, अब देखिएगा, घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की ज्योति जोरू, एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखो। छोड़िए, कविता के आसपास क्या आता है? शब्द, छवि। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है वे आँखें जो लेसन है ये समाप्त हो गया आज, मतलब कंप्लीट हो गया। अब इस लेसन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर दीजिएगा, उसके अर्थ सहित, और उसको पढ़िए और उसका जीवन परिचय आप लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके, बाय।